अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक वाक़या देखने को आया है जो बहुत ही खुशाइन है, मेरे नज़दीक बहुत ही खूबसूरत वाक़या हुआ है। इवन दो पर्सनली मुझे लगता है उर्दू के बारे में मेरी राय थोड़ी-सी मतलब डिफरेंट हो सकती है, बट जो वो रिप्रेज़ेंट करती है एट दिस पॉइंट कि वो एक सालमियत की अलामत बनती है, हमारी कौमी ज़ुबान है और वो सेंटर के साथ जुड़ने की एक अलामत होती है। तो सीएम सुहेल अफरीदी साहब जिनको कहीं कोई आदमी आता है सांस में एक सांस में कह देता है वो ड्रग डीलर हैं, कोई आगे कहता है वो दहशतगर्द सिंपैथाइज़र हैं या वो खुद टीटीपी हैं और वगैरह वगैरह। और जो डिमोनाइजेशन चल रही है पीटीआई की और जो खसूसन खैबर के सूबे को लेके जो मसले बने हुए हैं, उसका एपेक्स हमने कल देख ही लिया था डीजीआईएसपीआर साहब की कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एएनपी वगैरह जो हैं वो और पार्टियां जो हैं जिनको एक ज़माने में खुद हमारी स्टेट और हमारी फ़ौज गद्दार कहा करती थी या कहलवाया करती थी लोगों से, वो जो हैं वो लॉयलिस्ट हैं, ये पीटीआई वाले गद्दार हैं। और ऑब्वियसली सरगना गद्दारों का इस वक्त जो हैं वो सोहेल अफरीदी साहब हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े ही खूबसूरत जेस्चर किया कि 9वीं कॉन्वोकेशन जो थी, 9th कॉन्वोकेशन थी बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में पेशावर में, तो उस वीमेंस यूनिवर्सिटी में तकरीर जब की वीसी साहिबा ने, तो उन्होंने उनको आके टोका जब उनकी बारी आई तकरीर की कि आपने ये तकरीर अंग्रेज़ी में की और बहुत खूबसूरत थी यकीनन, लेकिन ये अंग्रेज़ी में नहीं करनी चाहिए थी। हमारी कौम की जो ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है, वो उर्दू है। वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज को यह हिदायत दी है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होगी। और ये मैं दूसरी दफा कह रहा हूं और तीसरी दफा मुझे फिर गुस्सा आएगा। बहरहाल, तो ये एक बड़ा जेस्चर है और इस जेस्चर के पीछे एक सबक है पूरे का पूरा जो कौमी सालमियत का है। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, वो ये है कि जो साद साहब का भी यही इत्तेफाक है, हम सारे डिस्कशन भी करते होते हैं ऑफ कैमरा दफ्तर के अंदर, कि बेसिकली सुहेल अफरीदी साहब आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं। ना ही वो अपने आप को एक पश्तून नेशनलिस्ट की तरह पेंट कर रहे हैं, लेकिन उस रेटरिक को और उस लॉबी ग्रुप को या उस आप कह लें उस एनर्जी या पॉलिटिकल विल और फोर्स को ना ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही वो बिल्कुल प्ले कर रहे हैं बाय द रूल्स कि वो आके कोई तसादुम और बड़े स्पार्क्स और बड़ा ड्रामा करें। प्रैक्टिकली देखा जाए, वो उनका लाहौर का पंजाब का विज़िट हो, उनका केपी को गवर्नर राज से बचाना हो, और उसके बाद अब जो वो एक कामयाबी के साथ लगता ही है इंशाल्लाह कि वो 9 और 11 के दरमियान कराची जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलने और ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट और जो भी उनको मिलने उनसे मिलने। अ, हंसमुख भी हैं, हंसते खेलते खेलते अपनी यूथ का फ़ायदा उठाते हुए, बड़ी आजी भी है उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो कर कुछ करा जाते हैं जो कि फिर जो स्टेट मशीनरी होती है या सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कंफ्यूज छोड़ देती हैं। तो क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो मुझे ये भी फील हुआ कि शायद डीजीआईएसपीआर साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनको तनकीद का निशाना बनाया गया या पीटीआई एट लार्ज को, तो वो बड़ी इन बैड टेस्ट लग रही थी। हालांकि इसकी बनस्बत देखा जाए तो 9 मई के फ़ौरन बाद और ख़ास तौर पे मई की झड़प के बाद, यानी दोनों मई के वाक़यातों के बाद 6-6 महीने का पीरियड्स हैं जहाँ पे फ़ौज इनविंसिबल थी इन टर्म्स ऑफ बयानिया, कि फ़ौज का जो स्टेट का नैरेटिव आ रहा था उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन जो डीजीआईएसपीआर साहब की कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके रद्द-ए-अमल में ऐसा एक स्वीट सा हँसता मुस्कुराता आदमी जो बड़े आज़ी के साथ सहाफ़ियों को भी मिल रहा है, हर जगह जा रहा है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमने कौम की ज़ंजीर है इमरान खान, और जमहूरियत इमरान को जमहूरी बुनियादों पे ही हम पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। वो एक फनेटिसिज्म की एनर्जी तो लेके चलते हैं कि जिसके कहे कि कल्ट है, लेकिन वो कोई कल्ट वाला काम नहीं करते। कोई वो मतलब सिली पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेते, कोई वो जज्बातियत का वो नहीं, वो कोई वो इजहार करते, और वो बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट को बड़ा ही ऑकवर्ड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेबस भी किया है कि शायद अब इतने ज़्यादा उनको ही टारगेट और हदफ बनाया जाता है। अगर आप नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या स्टेट का कोई भी निकलने वाला प्रोपेगेंडा हो या रेटरिक हो, या जो वो पेजेस चलाते हैं, जो वो सीक्रेट पेजेस चलवाते हैं अपने नाम से या दूसरों के नामों से, तो उसमें हदफ उन्हीं को बनाया जा रहा है। इमरान खान के साथ अगर कोई टक्कर का आदमी आया है इन टर्म्स ऑफ जिसको तनकीद का निशाना बनाए, ज़ाहिर बात है उनके अपने रिश्तेदार तो हैं ही हैं, उनकी बहनें ख़ास तौर पे, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब इज़ नॉट अली अमीन गंडापुर कि उसको हंसी मजाक में ठट्टे में उड़ा दिया जाए। उनको टारगेट करने के लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल आपको मुबारक हो। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सब को ये ख्याल और गुमान है, और कुछ कुछ मुझे भी है, कि शायद सोशल इश्यूज़ पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है
एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख़, हमारी विरासत, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, उन पे बात करते हुए आप देखेंगे तो वो हम ईऑन वाइब्स के चैनल पे और उसके इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। आज भी नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये ख्याल हमारा ठीक है, क्योंकि टीम कन्विंस्ड है। इनके साथ साथ वैसे आपस की बात है, मैं भी शायद कन्विंस्ड हूँ कि मैं को थोड़ी सी अच्छी और बेहतर बात कर लेता हूँ इन अमूर के ऊपर। तो ये एक बड़ी फैसिनेटिंग मेरे ख्याल में डेवलपमेंट है, इसको आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस रुख जाती है। लेकिन जो इस सारे पस मंज़र के साथ जो राना सना साहब की स्टेटमेंट्स हैं और नून लीग का एटीट्यूड है या स्टेट का एटीट्यूड है, वो बड़ा ही जैसे अजीब सा कॉन्ट्रडिक्टरी सा है। एक तरफ वो उसको नार्को टेररिज्म के साथ मिला रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ मिला रहे हैं, बिट्रेयल, एंटी नेशनल सेंटिमेंट और पता नहीं क्या क्या। तो साथ साथ राना सना कह रहे हैं कि जी पीटीआई नहीं ओपन, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रही है, हम तो डायलॉग करना चाहते हैं। तो आप खुद पहले वन पेज पे आ जाएं नून लीग वाले। या तो ये लेफ्ट के देख के राइट की मारी जा रही है और एक मामले को, घेरे को तंग किया जा रहा है, स्क्वीज करने का तरीकाकार है कि कैरेट एंड स्टिक कर करके, या वाकई में कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इस्लामाबाद एंड पिंडी, और ये है कि कुछ वन पेज वाला मामला जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। वल्लाही क्या नून लीग सटली अपने तरीके से अपनी अपनी पॉलिटिकिंग करते हुए अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है? क्या वो स्टेट के एब्सोल्यूट कंट्रोल को सैबोटाज कर रही है इस वक्त, जो एक उन्होंने हासिल किया हुआ है पिछले 1.5-2 साल से? आने वाले दिनों में पता लगेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन लगता ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर वाली आर्ग्यूमेंट जो राना सना साहब दे रहे हैं कि नोबडी इज़ अबव द लॉ, चाहे वो उनकी बेगम हो, चाहे वो इमरान खान साहब खुद हों, और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के साथ साथ वो जो हल्का सा दाना छोड़ देते हैं ना कि लेकिन हम बात तो करना चाहते हैं, तो वो यकीनन किसी न किसी वजह से ये किया जा रहा है। वल्लाह ये स्क्वीज़ करने के लिए किया जा रहा है, या वाक़ईतन रूम क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे सियासी क्लास आपस में बैठ के मुतय्यन करे कि मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, रादर दैन कि जो ग्राउंड किसी ज़माने में पीटीआई ने सीड किया था, खोया था स्टेट को, और आज के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी खो बैठी है, और मेरे ख्याल में बड़ी बदतरीन तरीके से खो बैठी है। तो शायद उसको गेन बैक करने की ख्वाहिश है। कुडंट से ऑनेस्ट टू गॉड, मैं ऐसे एक वन वे और अनदर नहीं कहना चाहता, बट इट सीम्स लाइक कि कुछ जैसे वो शरार है, आशरार आरजू है, वो खाकिस्तान में कहीं छुपी हुई कि नहीं हम भी पॉलिटिशियंस हैं। बहरहाल अगर हम सेंटर की बात कर ही रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने, जिसने पहले कहा था कि हम इस्लामाबाद को शंघाई के मॉडल पर डेवलप करेंगे, हालांकि इस्लामाबाद को आइडियल होता है कि उन्हें इस्लामाबाद के मॉडल पर डेवलप किया जाए, लेकिन बार उन्होंने कह दिया, जबकि उनका काम भी नहीं है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का उन मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों का ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं इसको करूँगा इस्लामाबाद को। ठीक है, उन्होंने कह दिया। उसके रद्द-ए-अमल में शकरपड़ियाँ के ऊपर जो एक तारीखी फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, उनका सफाया कर दिया गया, क्योंकि शायद शंघाई के अंदर शायद कोई दरख्त बाकी नहीं रहे, या क्या वजह नहीं पता मुझे। बहरहाल उसका रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, वो एच8 ग्रीन बेल्ट हो, पार्क रोड हो, शकरपड़ियाँ वाला एरिया हो, लोगों ने कंप्लेंट की धूमधाम से, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने हमें सपोर्ट किया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि हम भी आवाज़ उठाएं, और लोगों ने भी उठाई, मीडिया में भी ये बात आई। और प्लस आई थिंक सारे जो पावर कॉरिडोर्स वाले और मीडिया वाले, चूँकि वो रहते हैं इस्लामाबाद में, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। तो उन्होंने काफ़ी रुला डालने के बाद उन्होंने कहा जी मैंने नोटिस ले लिया और सीडीए को डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने का हुक्म जारी हो गया। सीडीए ने क्लेम किया कि सिर्फ मलबेरी, जो एक छोटा सा वो फल लगता है इसके ऊपर, उसका दरख्त जो है वो ज़ाया किया गया, और 30,000 नए दरख्त लगाए जाएंगे इसके बदले के अंदर, तो आप बेफिक्र रह जाएं। और ये ऑपरेशन एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया था, सन तो पता ही कोई नहीं लग गया, इंडिजिनस ट्रीज नहीं कट डाउन हुए। बहरहाल ये सब हथकंडे होते हैं, हीले होते हैं, बहाने होते हैं एस्केप करने के लिए, क्योंकि पहले ओरिजिनल क्लेम ये था कि पॉलन बड़ा अफेक्ट कर रहा है इनको नेगेटिवली, तो अब सीडीए तो ये भी कह रहा है कि ये लैंड माफियाज का प्रोपेगेंडा है, हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी। तो अब लैंड माफिया से बात डाली जा रही है कि वो कब्जे ग्रुप जो होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि सीडीए हो, एलडीए हो, केडीए हो, कोई भी इस तरह का स्टेट महकमा हो, उसके वेल विद इन इट्स अवेयरनेस, वेल विद इन इट्स फुल एम्बिट जो है, वो कोई भी कब्जा ग्रुप उसके इल्म में ऑपरेट करता है। ना हम बच्चे हैं, ना सुनने वाले बच्चे हैं, ना जिसको ये खबर पढ़ाई जा रही है, ना जो पढ़ रहा है वो बच्चा है। हकीकत ये है कि सीडीए ने एक भौंडी हरकत की, एक अटैम्प्ट की
एक मे भी पब्लिक लैंड को कमर्शियल रेल में लाना चाह रहे होंगे, वल्लाही क्या शंघाई मॉडल है, क्या विजन है मोहसिन नकवी साहब के जहन में जो उनके एम्बिट से बाहर है, लेकिन वो करना चाह रहे थे। तो उस एम्बिट को लेके उन्होंने जब वो एग्जीक्यूशन की तो जाहिर बात है ब्लो बैक के बारे में एक डिलूजन है हमारे स्टेट के कॉरिडोर्स में कि वो काम करके बाद में सोचते हैं कि वो यार हुए थे पुठा पड़ गया, वो सॉर्ट ऑफ एक डिप टेस्ट करते हैं। हकीकत यह है कि इनके इर्द गिर्द जो मशावर हैं, दे डोंट इवन हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंड अप एंड से कि सर ये इसका नेगेटिव बैकलैश आएगा, इफ ओनली फॉर द सिनिकल पॉलिटिकल मॉरल रेल। मैं सिनिकल एंड पॉलिटिकल रेल, मैं कहता हूँ मॉरल रेल में आप आए ही ना कि अखलाकी बोझ के सर दरख्त छीद कर रहे हैं आप, ये लोग सांस लेते हैं इसकी बुनियाद पे, ये पुराने जंगलात हैं, ये ज़मीन की इस सॉइल को मेंटेन करते हैं, नए सैपलिंग से काम नहीं बनेगा, 50 साल नहीं फॉरेस्ट नेचुरली 60 साल नहीं खड़ा होता, स्पिलवेज हैं सर, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, सारी बातें पिंडी इस्लामाबाद फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं सर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एतबार से, सीनरी के एतबार से, हर एंगल से कोई इनको ये मशवरा नहीं देता। तो फिर ये भी कहते हैं कि ठीक है फिर जनाब, और वो उस वक्त वाकई में इतने वो उसके वो हाई हॉर्स पे सब होते हैं जो हमारे हुकाम हैं, बाद में सब बड़े आजिज़ होते हैं जब मिलते हैं आगे प्रोग्रामों में, प्राइवेट सिटीजन्स को मिलते हैं, पॉडकास्टों में, टीवी चैनलों पे आते हैं तो बताते हैं कि हमारे से बढ़ के कोई अवामी आदमी ही नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उस उरूज की सीढ़ी को चढ़ी जा रहे हैं, शायद उसकी आखिरी कुछ पीढ़ियों तक पहुँच गए हैं वो, तो वो जो हैं उन्होंने ये फॉरेस्ट उड़ा दिया। बहरहाल 2-3 बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स नहीं। उमर चीमा साहब को उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जो स्मॉग फ्री आइडेंटिटी है वो इस ट्री मैसेकर के बाद ख़त्म हो जाएगी। हकीकत यह है कि अक्सर बेशरफ पंजाब अपनी स्मॉग फ्री आइडेंटिटी खो चुका हुआ है। जो फॉग थी, जो रोमानवियत का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट थी, आप समझे कि जैसे एक सेलिएंट फीचर या एक करेक्टर था लाहौर शहर का, वो एक बदतरीन खौफनाक साए की तरह बन गया जो हमारे बच्चों को आज छीनता है एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस के नाम पे। वो फॉग जिसको हम रोमांटिसाइज करते थे, हम पोलो ग्राउंड और मॉडल टाउन पार्क और शालीमार बाग में जा जा के उससे महसूस होते थे। इसमें इस सीज़न में बॉनफायर्स हुआ करती थी, पकौड़े तले जाते थे, समोसे तले जाते थे, जलेबियाँ, रात को बारबेक्यू पार्टियाँ हुआ करती थी और बहुत रोमांटिक बड़ा एक वो पूरा सीन होता था कि यार वो मोटरवे बंद हो गया तो मामू या चाचू फंस गए मोटरवे पे, तो उन्होंने लैके आओ पिंडी वो आ रहे ने, फलाने एरिया तो आ रहे ने, जीटी ते वो आ गए, मतलब यानी एक पूरी लाहौर की एक वो कल्चर का हिस्सा था कि 2 हफ्ते से 1 महीना जो है फ़्लाइटें, मोटरवेज़, बड़ी शाहराएँ जो हैं वो इनएक्सेसिबल हैं और लोग बड़ा कोजी होके अपने घरों के अंदर इन टाइम में छुट्टी भी कर लेना दफ्तरों से लोग नहीं माइंड किया करते थे। लेकिन अब ऐसा ग्लूम एंड डूम का समय है कि वो जो एक ब्यूटीफुल सी ब्लू टिंट होती थी ना, जो लाइट ब्लू ओवरकास्ट टाइप, डार्कर ब्लू थोड़े शेड की, जिसमें रोशनी भी आप फटती थी बीच में से, अब वो एक ग्रे होती है परमानेंट लाहौर के अंदर। इस्लामाबाद के लिए भी अगर यही फेट है तो बी आर गेस्ट। मैंने एक प्रोग्राम देखा था हामिद मीर साहब का कि पाकिस्तान एक मट्टी खोर पहाड़ खोर कौम बन चुकी हुई है और वो अपने वो पूरी दास्तान सुनाई कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो थ्रू आउट पाकिस्तान जब ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे पहाड़ जो हैं उनको वादियों तक महदूद, उनको वो टीले बन गए, टीले जो हैं वो ढेर बन गए और ढेरियाँ जो हैं वो इवन टिब्बे टोए बन गए। इतनी मट्टी हम एक्सकेवेट करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, अर्बन स्प्रॉल के नाम पे, पुलों के नाम पे। हमने कहीं किसी नेशनल फॉरेस्ट को या लोकल छोटे सूबाई लेवल या सिटी लेवल फॉरेस्ट को सही तरह मेंटेन नहीं किया हुआ। लाहौर के बारे में तो मैं शुरू नहीं करना चाहता, तो मेरी वो एक दुखती रग हम सब की होती है लाहौर के अंदर कि हम बताना शुरू करें कि क्या क्या जुल्म हमारे साथ हुए हैं। बहरहाल ये भी एक चीज़ है जो आई और फिर एक दिन ये दोबारा डिस्कस होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। 72 घंटे, 73 घंटे, 1 महीना, उसके बाद आइंदा कभी इस वाक़े का जिक्र नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट बात है। तलत हुसैन साहब ने कहा अनस्पीकेबल डिज़ास्टर है, बिल्कुल, और पॉलिसी फेलियर है। लेकिन वही, क्योंकि पाकिस्तान में जुर्म कोई नहीं करता। CDA ने कहा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कहेगा उन्हें कीता है, वो कहेगा उन्हें कीता है। इंटीरियर मिनिस्टर जिनका काम नहीं है डेवलप करना शहर को, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, CDA को रिपोर्ट तलब की जाए। पाकिस्तान में जुर्म कोई नहीं करता, मिसयूज ऑफ पावर कोई करता नहीं है, एक सर्कल है। हाँ जी, हो जाता है, किसी पर इल्ज़ाम आता है या नहीं, हाँ बस हो जाता है, बस हो गया, बस किसी को मैंडेट था कि तुम कितने 1000 दरख्त या लाख दरख्त उड़ा दो, बस ये था, बस हो गया, तो हमेशा की तरह बस हो गया और वो दरख्त हमें कभी वापस नहीं मिलेगी। उनकी मैच्योरिटी की कितनी एज थी, वो कितनी बार रिप्लेस हो चुके हुए थे एज अ फॉरेस्ट। बहरहाल ये कौन गुफ्तगू करेगा मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर, जब हमने तो मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर PTI इमरान, नून लीग, नवाज शरीफ और ये सब अयूब कुत्ता, हमने अयूब कुत्ता हाय करना होता है, हमारे टीवी में यही होता है, अयूब कुत्ता हाय हाय, फलान ने ये किया, फलान। ये गुफ्तगू कब होगी अल्लाह बेहतर जानता है, हम यूट्यूब पे कर लेते हैं अगर आप सुनना चाहें। बहरहाल
बहरहाल ये जो काली घटा छाई हुई है स्मॉग की और एक स्टेट रिप्रेशन की और आज़ादी है, वो जो बिल्कुल एक इजहार के ऊपर जो तंगी जो घुटन महसूस होती है, उसमें कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग होती है हर क्लाउड की, और एक लाइट होती है एट द एंड ऑफ द टनल। वो है रजब भट्ट और नदीम नानी वाला, क्योंकि इस वीडियो पे अब आने लगे हैं 1 लाख व्यूज़। ठीक है। अल्लाह का फजल है, मैं फ़खरी तौर पे अनाउंस कर सकता हूँ कि मैं अनाउंस कर सकता हूँ ये बात कि हम उनको थंबनेल में डाल सकते हैं अब, क्योंकि मैं अनाउंस करने वाला हूँ ये बात कि नदीम नानी वाला और रजब भट्ट को मज़ीद बेल मिल चुकी हुई 26 जनवरी तक। इसके अलावा इससे मुतल्लिक एक और ही खबर है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सिर्फ जिक्र कर दूँ ताकि क्या ना कि थंबनेल में क्यों डाले हुए दोनों भाई। मैंने इसलिए डाले हुए कि ताकि आप ये वीडियो देखें यहाँ तक। पंजाब बार काउंसिल ने जनाब मियाँ अशफाक अली का लाइसेंस रिस्टोर कर दिया है, और वो जो कंट्रोवर्सी बनी थी कि जहाँ पे कराची बार काउंसिल के कुछ वकला ने रजब भट्ट के साथ बदतमीज़ी की थी, मार पिटाई की थी, और अदालत के प्रेमिसेस पे बड़े दिनों बाद ये देखने को वाक़या मिला कि ऑन वीडियो एक बंदे को इस तरह से हरासा करके कुट्टा मारा जा रहा है। तो तब भी हमने कंडेम किया था, सब तमाम मुल्क ही कंडेम करता है यकीनन। लेकिन ये बार एसोसिएशनों की बदमाशियों का हल ये नहीं है कि जो ईसा का गवाह मूसा बनता है कि कराची बार करती है हरकत तो पंजाब बार डिसबैंड कर देती है, डिसबार कर देती है मियाँ अशफाक अली को। एक तो ये जवाब नहीं है इसका, यानी सिर्फ ये हल नहीं है कि बंदे का हक वापस दिया जाए जो कि नाजायज़ छीना गया था। जवाब ये भी है कि यार बार एसोसिएशन क्यों करती हैं, प्यूनिटिव एक्शन क्यों नहीं होता? अगर अदालत के प्रेमिसेस के ऊपर आप जुर्म कर सकते हैं तो अदालत के प्रेमिसेस के बाहर तो मेरे ख्याल में फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। तो बहरहाल एक मतलब जैसे मज़ाहिया सी डार्क सी वो कॉमेडी जो पाकिस्तान की चलती है, तो ये वही एक वो चीज़ है, बाकी इसके अंदर कोई है नहीं खबर। और इससे पहले कि हम थोड़ी सी इंटरनेशनल साइड को कवर कर लें, एक बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हमने भी अटैम्प्ट की थी, आप सब भी अटैम्प्ट करते हैं। एक रूमर है जो स्प्रेड हुआ हुआ है हर जगह, शादियों ब्याहों पे, डंग रूमों में आप सुनते हैं, उसको जब वेरीफाई करने की अटैम्प्ट की जाती है तो किसी को कोई जवाब नहीं मिलता, ऑब्ट्यूस गोलमोल बातें मिलती हैं। इसकी कोई मिसाल दूंगा, हमने एक बड़े न्यूज़ एंकर का जो क्राइम रिपोर्टर ने, न्यूज़ एंकर तो नहीं क्राइम रिपोर्टर ने, जियो के, उनका इंटरव्यू करने की कोशिश की, तो इंटरव्यू के अंदर वो और एक उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ बयान था, बिकॉज उनके ऊपर सख्तियाँ थी पीका एक्ट वगैरह की जो लग चुका हुआ उनके ऊपर, और ऑफ कैमरा एक और ही गुफ्तगू और अंदाज़ बयान था। लेकिन उनकी जो तकिया कलाम था, जो लतीफ़ा था उनकी पॉडकास्ट का, वो ये था कि चूँकि क्राइम ख़त्म हो गया तो क्राइम रिपोर्टर का काम क्या? तो फिर मैंने उनको यही कहा कि आप क्रिकेट पे कब से कवरेज शुरू कर रहे हैं। तो जो सीसीडी से मुतल्लिक जो एक गुफ्तगू, एक माइथोलॉजाइज्ड गुफ्तगू की जाती है कि क्राइम को उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया और किधर से किधर पहुंच गया, तो बेनज़ीर शाह साहिबा जो है फैक्ट चेक डिपार्टमेंट में आती हैं जियो न्यूज़ की, उन्होंने फैक्ट चेक किया मरीम नवाज साहिबा के ट्वीट को, सीएम साहिबा के ट्वीट को, कि 70% क्राइम डिक्रीज़ हो गए 2025 के अंदर, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को फॉल्स कैटेगराइज किया है, और उन्होंने उसके अंदर ये तफसील बताई है कि क्या है। उन्होंने कहा है कि सम कैटेगरीज ऑफ क्राइम शोड सिग्निफिकेंट ड्रॉपिंग अप टू 40%, यानी वो भी 70% नहीं, यानी कुछ डिपार्टमेंट्स ऑफ क्राइम, कुछ टाइप्स ऑफ क्राइम गिरे ज़रूर हैं और 40% तक गिरे हैं, 70 तक तो कोई भी नहीं गया, लेकिन ओवरऑल क्राइम सिर्फ 2% से गिरा है। अगेन वो 2% भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये अवाम ने पूछना है, हमारी अदालतों ने पूछना है, हमारी रियासत ने पूछना है कि क्या 2 से 3 हज़ार लाशें जो एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल की गई हैं, किसी लीगल प्रोसेस से ट्राई नहीं हुई, और उसके अलावा जो हज़ारों लोग टुंडे कर दिए, किसी के जेनिटल्स में गोली मार दी, किसी की टांग में रोड़ दी, किसी का कान में रोड़ दिया, किसी की नाक कान की जगह लगा दी, किसी के होंठ जो है उस माथे पे लगा दिए, किसी की एक आंख फोड़ दी, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब काम करती हैं। क्या वो एक्सचेंज आपको कबूल है 2% क्राइम रिडक्शन के अंदर? क्योंकि परसेंटेज ग्रोथ या ड्रॉप इन क्राइम वो आर्बिट्ररी है, वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का फैक्टर है कि कितना बढ़ा या कितना घटा। प्रिंसिपल कंटेंशन ये है कि एक भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, एक भी एक्स्ट्रा जुडिशियल अरेस्ट या टॉर्चर अंडर कस्टडी या मेमिंग ऑफ बॉडी, क्या वो कानून में उसकी इजाज़त है? क्या हमारी अखलाक, हमारा शरा, हमारी इंटरनेशनल लॉ का कोई तस्वुर उसको इजाज़त देता है, कोई भी इंसानी तकाजा? और क्या हम एक माशरत के तौर पर इस पर इतफाक़ कर चुके हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जो माइन्यूट डिक्रीज़ भी है, क्या ये सस्टेन करेगा? खैर ये तो मौजूद बहस भी है भी नहीं है सवाल कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, या मॉरल क्वेश्चंस। एक सिंपल फैक्ट चेक थी, इसको चेक किया गया था, उसके अंदर आप तफसील को जान लेते हैं। मैं ठेल पड़ा, सॉरी, वो जो उसके लिए मुझे जो मॉरल कंपंग वो आप कह लें कि ज़रा एक वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार ये क्या अजीब व गरीब से डिज़ायर है कि हम गोलियाँ मार के दूसरे को हल कर लें। वो
जो क्लेम को स्क्रूटनाइज जब किया गया था पता लगा कि 70 से 80% क्राइम नहीं गिरा 2025 में। और ये स्टेटमेंट उन्होंने गुजरांवाला की रैली में भी दी थी और कहा था कि 80% रिडक्शन जो है वो सीसीटीवी सिस्टम से हुई है। उससे मजीद एक नवंबर 19 को उनकी स्टेटमेंट थी कि सीसीडी की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 70% डिक्लाइन आया क्राइम का। और फिर कहा कि मुख्तलिफ क्लेम्स जो उनकी तकरीरों में सतह के होते हैं उनका एक मजमूआ उन्होंने बना दिया था। उन्होंने कहा ये डेटा गलत है कि पंजाब पुलिस का अपना डेटा जो है वो ये बताता है कि टोटल ओवरऑल क्राइम में सिर्फ 2% डिक्रीज आया 2025 से जब कंपेयर किया 2024 को। और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 29 दिसंबर का डेटा है 24 और 25 का। जो ओवरऑल क्राइम गिरा है वो जो एक्सेप्शनली क्राइम गिरा ना बहुत ज़्यादा वो गिरा है गैंग रेप के अंदर और डिकॉइटी विद मर्डर के अंदर। अगेन इसको एक कैटेगरी में डालते हैं फिर इस पर बात करते हैं 1 मिनट में, पहले दूसरे क्राइम्स पे आते हैं। हाउएवर सेवरल अदर कैटेगरीज ऑफ क्राइम इंक्रीज्ड, यानी उनका परसेंटेज मैग्नीट्यूड बढ़ा है जुर्म। जैसे कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन, अफराद के खिलाफ जुर्म 6% से बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट लोकल लॉज यानी कोई कानून तोड़ देना शटर मटर के और ये वो 26% से बढ़ा है। मिसलेनियस क्राइम 12% से। किडनैपिंग स्लैश विमेन मिसिंग केसेस जो हैं वो 9% से बढ़े हैं। और नारकोटिक्स रिलेटेड जो हमारी स्टेट का आजकल फेवरेट बने हुए हैं वो 5.81 से बढ़े हैं। और ये पंजाब के क्राइम स्टेटिस्टिक्स हैं, ये सो कॉल्ड ड्रग डीलर सोहेल अफरीदी के नहीं है ड्रग डीलर ही बना दिया। अच्छा, ना ये सिग्निफिकेंट ना ये माइन्यूट इंक्रीज इन और क्राइम्स की डिपार्टमेंट्स में कुछ रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ओवरऑल क्राइम परसेंटेज 2% डिप जो है कुछ रिफ्लेक्ट करती है। असल जो स्टेटिस्टिक यहाँ पे फैसिनेटिंग है वो ये कि गैंग रेप और डकैती विद मर्डर 41% से गिर गया है। इन दो क्राइम्स को स्पेसिफिकली लेके देखें कि क्यों ये मामला गिरा है। बिकॉज ये सबसे हार्डन्ड ख़तरनाक क्रिमिनल जो हाईवे रॉबर्स होते हैं वो ये काम करते होते हैं, लोगों को अगवा करके रेप करना, जिनसी हरासा करके उनको जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाना, या ये जो डकैती के साथ साथ मर्डर भी कर देते होते हैं। इन दोनों की सज़ाएं क्या हैं शरीयत में, किसी को पता है? इनकी सज़ाएं वो हैं जो चीफ साहब बताते होते हैं तकरीरों में, ये वो जुर्म है फसाद फिल अर्द वाले। इनकी सज़ाएं गर्दन उड़ा देना, उल्टे हाथ बाजू काट देना और वो सूली वो सली सली का ताईदी है वो सलब हूँ वो सरी पे चढ़ा देना, ये वो वाली आयत है, ये वो जुर्म है। और ख्वाहिश हमारी माशरत की भी वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक जुडिशल प्रोसेस के तहत जो किया जाता है वो एक सिविलाइज माशरे की अलामत होती है। मैं नहीं कहता कि एक भी आदमी मासूम था, मैं कहता हूँ सारे के सारे मुजरिम थे, बट किस कटहरे में, किस अदालत के निज़ाम से, किस जाविये से ये मुतय्यन किया गया था कि वो मुजरिम है। तो इसमें आप जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप ना सिर्फ उन फैमिलीज़ को ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हैं जिनके नाम पे ये किया जा रहा है, आप उनको भी ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हैं जो पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं। उनकी जहनी हालत, उनकी रूहानी हालत, उनकी आक़िबत आखिरत का मसला, वो भी सवाल उस पर आ जाता है ना बड़ा निशान कि आप एक तरफ पूरी स्टेट टॉप डाउन कह रही है कानून को हाथ में लेना, जिहाद डिक्लेयर नहीं करनी किसी ने मजहबी बुनियादों पे, बिल्कुल ठीक। स्टेट क्यों कानून हाथ में ले रही है? आपको तो एग्जाम्पलर बन के खड़ा होना चाहिए सामने कि आप मॉडल मिसाल हैं। बहरहाल यही रहा कि लापते लापते थक गए और क्राइम में भी ज़्यादा स्टेटिस्टिकल फ़र्क नहीं आया। जो दो स्पेसिफिक क्राइम है क्योंकि वो पुलिसिंग टफ हुई है उसके ऊपर वो हो गया, वरना अगर यही पुलिसिंग टफ होती और साथ एक कॉम्पिटेंट अदालत भी अटैच होती तो हम भी चाहते कि ये लोग सजाए मौत के घाटे उतरें, बट एक कानून के रास्ते से, तो तब भी इस क्राइम में आपको रिडक्शन मिल जाती। और बाय द वे इट इज़ वेरी आयरॉनिक दैट लिबरल्स खुश हैं इसके ऊपर बिकॉज दे थिंक वायलेंस इज अ डेटरेंस, जबकि यही लिबरल्स जब सजाए मौत की बात करेंगे तो कहेंगे वायलेंस इज नॉट अ गुड डेटरेंस। इट्स अ वेरी सर्कुलर काइंड ऑफ थिंकिंग दैट दे हैव। मैं कह रहा हूँ वायलेंस इज अ डेटरेंस, मैं एग्री करता हूँ आपसे ये इन क्राइम्स के अंदर खास तौर पे, बट आपको सजा देनी होगी तब डेटरेंस बनेगी। आप ठिश 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 करके कोई डेटरेंस नहीं क्रिएट होती, टेरर क्रिएट होता है। जैसे ही वो टेरर लैप्स करेगा, चट्ठा साहब जाएंगे, SACD डिसबैंड होएगा, कल को नई हुकूमत आएगी, जो मर्जी चीज़ हो, एकदम से धड़ाम करके वो टेरर ख़त्म होएगा और सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हाइडिंग में चले गए वो और नए क्रिमिनल एलिमेंट्स बोल्डली बाहर आ जाएंगे दोबारा। तो मकसद ये यो की तरह क्राइम को ऊपर नीचे करना नहीं है कि हमारा दौर आया हमने साफ़ कर दिया। मकसद है मुस्तकिल एक निज़ाम क्रिएट करना जो क्राइम के साथ डील कर सकता है और क्राइम एंड पनिशमेंट का उसके अंदर कोई मैकेनिज्म है। तो ये हमारी हुई आज की सारी लोकल डिस्कशन। अब एक आखिरी ही बड़ा मुद्दा है इंटरनेशनल वाला। डिस्कशन बहुत सी है वेनेजुएला को लेके और सारे जो मसाइल चल रहे हैं उम्मत की साइड पे भी और जनरली इंसानियत के लिए, बट आज का मौजू बहस जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर।
ख्वाजा साहब की जो टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो कौन से यूट्यूब चैनल या कौन सी खबरों के प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरह से वो उनको टॉकिंग पॉइंट्स फीड किए जा रहे हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी स्टेटमेंट्स पब्लिक प्राइवेट किसी भी कैपेसिटी के अंदर होंगी, दे कैन बी टेकन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो अब ख्वाजा साहब ने बातें तो सारी ठीक की हैं, अक्सर वो बेचारे अच्छी बातें करते हैं, सारी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता बिकॉज ही इज़ द डिफेंस मिनिस्टर। उनको इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं एक आजिज़ अदना से शहरी के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि यूएस को, वो उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि यूएस ने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया वेनेजुएला में ये अमल करके। उन्होंने बेसिकली इशारा कर दिया चीन को कि तुम ताइवान को ऑक्यूपाई कर लो, पुतिन को कह दिया कि तुम यूक्रेन को जाके वो कर लो और ज़ेलेंस्की को उठा लो, और यूएस जो है फिर बाद में रद्द अमल के तौर पे इन एक्शंस को कंडेम नहीं कर सकता। एक तो मैं ख्वाजा साहब की गोशगुजार भी कर दूं कि सर यूएसए शुरू से यही काम करता रहा, कोई पहली बार नहीं है। मैं आज की मिसाल देता हूँ, यूएसए ने पैलेस्टाइन से मुतल्लिक हर किस्म के प्रोटेस्टर को पहले सिटीजन को टारगेट किया, अपने नहीं वर्क किया, अदालतों ने ओवरटर्न कर दी, बिकॉज वहाँ पे अदालतें हैं अभी भी बाय द वे। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया नेचुरलाइज सिटीजन के साथ जो वहाँ पैदा नहीं हुए बट सिटीजनरी में आए हैं, जैसा मेहदी हसन है जिसका आपने इंटरव्यू किया था सर, बड़ा अच्छा इंटरव्यू आपको उनके साथ गया था, उनके साथ ट्राई किया, नहीं वर्क किया। उसके बाद उन्होंने ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ ट्राई किया, जो सबसे मशहूर वाक़या जो है वो ओज़तर्क का, जो खातून पीएचडी कर रही थी, वो नहीं वर्क किया, अदालतों ने ओवरटर्न कर दिया, मैक्सिमम डिपोटेशन भी ना कर पाए वो। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया फॉरेन नेशनल के साथ, समी हमदी के साथ, जो एक मजहबी पर्सनैलिटी हैं, जो पॉलिटिकल आपके लिए लॉबिंग करते हैं उम्मत के बिहाफ पे और ओमेटिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, मशहूर किरदार है, आप यकीनन आपके परव्यू में होंगे सारों के। उनको उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। वो वाहिद है जो आईसी की डिटेंशन में टिक पाया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी कदावर थी, अल्लाह का करम था उनके ऊपर। वहाँ पर भी अदालतें एक्शन में आई कैलिफोर्निया की, और वो भी वहाँ से बाजियाब हो गए। तो एक तरफ वो प्रोटेस्टर्स को फ़लस्तीन के मामले में बंद करके दड़बों में सब कुछ करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान में उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं अगर इनके खिलाफ वायलेंस की गई, जबकि यूएस ने वायलेंस अभी से नहीं शुरू से एक्सरसाइज कर रही है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, पिछले 200 साल से ये काम कर रही है। उसने जो प्रोटेस्टर मारे हैं जिस तादाद में, मतलब कलेजा ठंडा हो जाएगा आपका जो उसने काम किए हैं। जो ईरान में होएगा तो हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, वी आर लॉक्ड एंड रेडी टू गो, ठीक है, लॉक्ड एंड लोडेड उसने कहा था ट्रंप ने। तो ख्वाजा साहब, जनरली सारी कैबिनेट, सारे हमारे एस्टीम्ड बुजुर्ग जो हुकूमत के हुकाम हैं, हमारे हुकाम हैं, हमारे बड़े हैं, यूएस एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी पे चलता है। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा से ऐसे ही है। अब हमें शॉक्ड नहीं एक्ट करना चाहिए। हमें, अगर आपने इस पॉलिसी पे जाना है तो देन शुड बी द पाकिस्तानी स्टेट्स पॉलिसी, चूँकि आप टेक्निकली लीड कर रहे हैं हमारी डिफेंस पॉलिसी को, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पलड़ा आ जाता है। और अगर ये बात नहीं है और ये हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है तो ट्रंप को नाराज़ करके इसमें कोई भले की बात नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स आई वांट टू से अबाउट ट्रंप, और मैं एज ए प्राइवेट सिटीजन शायद कह भी सकता हूँ, लेकिन आप एज ए डिफेंस मिनिस्टर आपको थोड़ी ज़्यादा केयरफुल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चीफ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकिंग की हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्रियम्पशन है और ख्वाजा साहब ने इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अगर मैं कंस्पिरेटोरियल हो जाऊँ, कि शायद वो डाउनवर्ड डिप अब आने लगा है। कौन सा डाउनवर्ड डिप? जो फ्रेंडशिप का डिप पीक था वो हो गया है, और मोदी के जो अब ट्वीट्स और ये चीज़ें आ रही हैं, इसको प्रीएम्प्ट करते हुए शायद अब हम अमेरिका को ताहा है अब कह सकते हैं शायद, है जी। ठीक बात है। साथ साथ लगता है कि नहीं लगता होराइजन पे? मेरा ख्याल है अब यू टर्न होने लगा है, एंड आई एम हेयर फॉर इट। ख्वाजा साहब, प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है आपके लिए। अगर आपने आके यहाँ पे बुरा भला कहना है अमेरिका को तो हम हाजिर हैं। तो गुफ्तगू एक और तरफ जा रही है, लेकिन हकीकतन यही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को मेटाफिजिकली कहीं प्लेस नहीं कर पाते, कहीं ग्राउंड नहीं कर पाते कि हम हैं कौन। और हम हर 5-10 साल बाद एक नई हैट पहनना चाहते हैं पाकिस्तानी। आजकल इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैट है कि कौन सी है? वी वॉज इंडस वैली किंग्स, ये क्या है आजकल? आजकल वी वॉज पंजाबी किंग्स। मैं तो पोटवारी हूँ, तो मेरी तो बड़ी यूनिक सब आइडेंटिटी है। तो मुझे पंजाबी का जो ब्लैंकेट टर्म है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ये हेट्रोनॉर्मेटिव टर्म्स जो हैं मुझे ऑफेंड करती हैं। मजाक कर रहा हूँ। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, आप लोग का प्यार है, आप लोग की दुआएं हैं। हमेशा सुनते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अस्सलाम वालेकुम।